नमस्कार। बॉस्टन से सतीश झा, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। इस बार हम शुरू करते हैं पिछले कुछ दिनों में जो विश्व की घटनाएं हुई हैं उसके एक समरी के साथ। रूस और अमेरिका की मीटिंग हुई, बाइडेन साहब पुतिन साहब से मिले। वो मीटिंग जिस तरह की धमाके वाली होनी थी ऐसी नहीं हुई। चीन में न्यूक्लियर प्लांट में एक लीक होने की घटना सामने आई। डेल्टा वायरस फैल रहा है तेजी से, और इंग्लैंड में या यूनाइटेड किंगडम में जो कोविड-19 के बाद खुलने की बातें थी वो 1 महीने और टल गई हैं। वैसे लोग बाग जो मेरी बातचीत वहाँ हुई है उससे लगता नहीं है कि वो लोग ऐसा मान रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली यूनाइटेड किंगडम 1 महीने बाद खुलेगा। आपने सुना होगा इथियोपिया में बहुत तनावपूर्ण इलेक्शन रहा है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनको नोबेल प्राइज मिला था पीस का, और शांति का नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद उनके यहाँ अशांति शुरू हो गई, और अब दुनिया उनके ऊपर आरोप लगा रही है कि वो शायद पिछले कुछ दशकों में इथियोपिया के सबसे ज़्यादा अशांत प्रधानमंत्री या नेता हैं। और इज़राइल ने धमाकों के बाद फ़लस्तीन को 10 लाख वैक्सीन देने की घोषणा की है। इस बीच बाइडेन साहब आजकल अमेरिका को फिर विश्व शांति में या विश्व के मामलों में कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा सक्रिय हो गर्मजोशी के साथ। तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से मुलाकात फिर करेंगे। लेकिन सबसे बहुत बड़ी बात जो हुई वो हुई है ईरान में जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। उसमें बहुत बड़ी बात यह हुई है कि एक अभी तक वहाँ पे जो राष्ट्रपति थे रूहानी साहब, रूहानियत से रईसी की तरफ ये ईरान का एक नया रास्ता खुला है। 8 साल से रूहानी साहब जो कि कुछ मध्य मार्गी थे, और उनसे रईसी साहब इलेक्शन हार चुके थे पिछली बार। इस बार उनको जिताया गया है क्योंकि उनके सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमैनी ने तय किया कि रईसी साहब इसके लिए तैयार हैं। तो जिक्र करते हैं, आज चर्चा करते हैं इस पर कि ईरान में इस राष्ट्रपति के चुनाव का क्या महत्व है, रईसी साहब कौन है, उनके क्या ख्याल हैं, और ये कैसे ये चुनाव जीत के राष्ट्रपति बने, इसका भारत के लिए या विश्व सामरिक स्थिति पर क्या फैसला इसका होगा, असर पड़ेगा, इसका जिक्र करते हैं। तो पहली बात जो हुई, दुनिया ने देखा कि इस बार ईरान में बहुत कम लोगों ने वोट दिया। पिछले चुनाव में करीब 70% ईरानियों ने वोट दिया था। इस बार लोग कह रहे हैं शायद 5-6%, कोई कहता है 10%, कोई कहता है नेग्लिजिबल। कुछ लोग कहते हैं कि ईरान की सरकार ने फैसला किया कि जो भी वोटिंग हुई है उसको 10 गुना बढ़ा के बोलो। तो अगर हम देखें इस तमाम चीज़ों को सुनने पढ़ने के बाद लगता है कि 5 से 10% के बीच में वोटर्स आए। उसकी एक अच्छी वजह भी है। इसमें 600 लोगों ने सुना कि अपने नामजदगी की थी, उसमें से 7 को स्वीकार किया गया, बाकी 593 को नहीं आने दिया गया। अगर 593 उम्मीदवार निकाल दिए जाएंगे तो जाहिर है कि उनका एक फॉलोअर बेस होता है, उनकी रुचि खत्म हो जाएगी। तो पहली तो ये बात हुई। इन 7 में से भी उन्होंने 3 लोगों ने अपने नाम वापस ले लिए, तो बचे कुल 4। और जो बचे वो ऐसे थे जो बहुत लाइट वेट कहलाते हैं। तो ऐसे कि एक पूरी स्टेज सेट कर दी गई थी कि रईसी साहब आएंगे। तो मुझे लगता है कि रूहानियत यानी कि अगर उर्दू भाषा का देखें, उससे उसका मतलब कुछ शांति से है या कुछ अच्छे समय से है, और रईसी का मतलब रईसी की बात करेंगे। तो खैर, ये मौलवी भी हैं और नेता भी हैं, और शायद इनकी निगाह जो है वो आयतुल्लाह बनने पे लगी हुई है, क्योंकि अल्टीमेटली पिछले 40 बरस में ईरान में ताकत उनके सदन में नहीं है, उनकी सरकार में नहीं है। वो ताकत है एक व्यक्ति जो होता है सुप्रीम लीडर, उसे आयतुल्लाह खमीनी कहते हैं आजकल। तो वो आयतुल्लाह बनने के रास्ते पे चल रहे हैं। इब्राहिम साहब, रईसी साहब कहिए, उनको 61 साल के हैं और काली पाड़ी बांधते हैं। वो जताना चाहते हैं दुनिया को कि वो पैगंबर या मोहम्मद साहब के वंशज हैं। उनको लोग देखते हैं कि शायद उत्तराधिकारी हैं,
उनके अयतुल्ला साहब के। ये देखना हुआ कि सब मिला के रईसी साहब की आगे की चाल क्या होगी। ये बड़े कट्टरपंथी हैं, दक्षिणपंथी हैं, और ये अपने आप में जो ईरान में तरक्की हो रही थी, उस तरक्की पे उन्होंने कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं कि इब्राहिम रईसी अमेरिका से कैसे पेश आएंगे, इसका ईरान की जो विदेश नीति पर क्या असर पड़ेगा। जो अंदरूनी नीति है, देश की नीति, वहां तो बहुत साफ है कि वहां कट्टरपंथी नीतियां ज्यादा सफल होंगी, लेकिन ये कितने प्रैग्मेटिक होंगे देखने में, जुड़ने में अमेरिका से, ये अलग बात होगी। देखना पड़ेगा कि नई लीडरशिप क्या इनके साथ बात करना चाहती है, अमेरिका की नई लीडरशिप। वैसे रूहानी साहब के 4 साल बहुत बुरे गुजरे ट्रंप के ज़माने में, और बाइडेन साहब के रिश्ते उनसे अच्छे थे, क्योंकि उन्हीं के ज़माने में, बराक ओबामा के ज़माने में, एक ईरान के साथ जो पैक्ट हुआ था जिसे ट्रंप ने खारिज किया था। तो अब रईसी साहब फिर से नए रिश्ते बनाएंगे, लेकिन चूंकि आयतुल्ला वही है, तो मेरा ख्याल है कि बाइडेन साहब से अमेरिका से रिश्ते बनाने में उनको बहुत बड़ी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनकी जो आवाज़ है उसमें कहा गया है साहब कि वो कई चीज़ों के खिलाफ है जो अमेरिका कर रहा है, और फिर भी चाहते हैं कि उससे एक अच्छी बात शुरू हो, नई बात शुरू हो, जिससे कि रास्ते खुले कि तरक्की हो सके आर्थिक मामलों में। कट्टरता इनकी ऐसी रही है कि उन्होंने जो 1988 में जो वहाँ एक इस्लामिक रेवोल्यूशन कोर्ट बनाया था, उसके एक डिप्टी ये भी थे, और तब करीब 5000 जो वामपंथी थे, नेता थे, राजनीतिक कैदी थे, उनको मृत्युदंड का फैसला दिया गया था। ये उसके हिस्सा थे, यानी कि कट्टरपंथी है काफी ज्यादा। और अब उस कट्टरपंथ से एक थोड़ा सा विरोध है अमेरिका का, तो वो रिश्ता कैसे बनेगा ये देखने की बात होगी। ये चीजें जैसे अनफोल्ड होंगी, जैसे रास्ता खुलेगा तो हम समझेंगे। लेकिन जो एक बहुत बड़ी बात लोग उठा रहे हैं अमेरिका में, अमेरिका ने कोई ऐसी बड़ी इस पर कमेंट अभी तक नहीं किया है, क्योंकि वो उसको सोच समझ के देखना चाहते हैं। अमेरिका की आज की जो नीति है उसमें यह है कि किसी देश को भड़काने की जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, और कोशिश करें कि जो भी करें काम, उसमें एक तरह की शांति की भावना हो। ये अमेरिका बाइडेन के अंदर ऐसा करना चाहता है। डिप्लोमेसी की प्रोसेस चालू रहे, उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे, और लेकिन वो एक्सेप्शंस जो है मोटे तौर पे इस रास्ते पे हैं कि बाइडेन साहब की सरकार अंत में शांतिपूर्ण सरकार बने, जो बेकार के फालतू के झगड़े ना हो, सेना का ज्यादा इस्तेमाल ना हो, जहां से चीजें सैनिक हटाए जा सके उनको हटाया जाए। तो जो कट्टरपंथी ग्रुप है ईरान के, 600 में से 593 जिनको निकाल दिया गया, जिनको अस्वीकार किया गया नामजदगी पर, और जो 4 जो इनके फाइनलिस्ट थे, खिलाड़ी थे इस इलेक्शन में, उन सबको देखने के बाद एक बात सामने आई कि दो कम से कम पुराने राष्ट्रपति भी इनके विरोध में खड़े होना चाहते थे, जिनको मंजूरी नहीं मिली। जो उनकी व्यवस्था है उसमें मंजूरी नहीं मिली कि वो चुनाव लड़ सके। तो अहमदी नजाद जो थे वो अमेरिका के खिलाफ बहुत बोलते थे। उन्होंने कोशिश की दोबारा बनने की, 2 बार राष्ट्रपति रह चुके थे, उनको नहीं बनने दिया गया। अब ये क्या करेंगे अपने रईसी साहब, ये जो है देखने की बात है। भारत से जो रिश्ते ईरान के रहे हैं हमेशा अच्छे रहे हैं। आप को याद होगा कई बार भारत को उस पर आरोप लगता है, अमेरिका से आरोप लगाता है कि कितनी भी सैंक्शन के बाद भारत कहीं ना कहीं उनसे डील करता रहता है। वो डील होती है खास के पेट्रोलियम ऑयल के लिए, और कुछ अनाज देने की बात, और कुछ पड़ोसी देशों की तरह उनसे बात करने की का रास्ता निकलता रहता है भारत। तो इनका रिश्ता कट्टरपंथी होने के बाद भी क्या होगा, लेकिन हमने देखा है कि सरकार कोई भी हो, ईरान का रिश्ता भारत से ठीक ही रहता है। ईरान और भारत के जो रिश्तों की बात है उसमें एक बहुत बड़ी बात भी है कि
शिया की आबादी ईरान में सबसे ज़्यादा है और भारत में भी बहुत ज़्यादा है। 7-8 करोड़ शिया ईरान में है, 4-5 करोड़ भारत में है। और वो जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो हमारे संबंधों को काफ़ी स्थिरता के साथ चला रहा है पिछले 40 सालों से। जब से वहाँ अस्थिरता आई ईरान में, उसके बावजूद भारत-ईरान के संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं। तो इसको समझने की बात है। और जो ईरान-इराक की लड़ाई भी थी, वहाँ भी शिया-सुन्नी की ज़्यादा लड़ाई थी। वो काफ़ी धार्मिक धर्म के अंदर की लड़ाइयाँ थी, वो ईरान-इराक की लड़ाई हुआ करती थी। उसको लेकर के जो एक उसे हम वेस्ट एशिया कहेंगे, पश्चिम एशिया, अमेरिका उसे मिडल ईस्ट कहता है। तो उस वहाँ जितनी मुश्किलें हुई हैं, शिया सुन्नी और यहूदियों की वजह से हुई हैं, या सऊदी अरेबिया के जो उनके अपने वहाँ के राजाओं के व्यक्तिगत जो इंटरेस्ट हैं उसके उसके हिसाब से, और या इतिहास की बात लें थोड़ा-सा इजिप्ट बीच में आ जाता है। तो जो पश्चिम एशिया की स्थिति हमारे हिसाब से है, उसमें ईरान काफ़ी एक अहम भूमिका निभाता रहा है, क्योंकि इज़राइल हमेशा ईरान पे अटैक करता है। ईरान अपने आप में न्यूक्लियर पावर है और उसको जो उसकी न्यूक्लियर पावर की जो क्षमता है, उसको रोकने के लिए दुनिया कोशिश करती रही है, लेकिन हर साल उसकी क्षमता बढ़ती गई है। उन्होंने बहुत वादे किए हैं कि इसका हम शांतिपूर्ण इस्तेमाल करेंगे, बिजली के लिए इस्तेमाल करेंगे और हमें लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनको पता है इसकी सामरिक महत्ता क्या है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि उनके पास किसी न किसी तरह से, चूँकि इज़राइल के पास भी न्यूक्लियर पावर है, तो ईरान के पास अगर हो जाती है, एक बैलेंसिंग एक्ट हो जाता है। और दुनिया इसीलिए उसको कम से कम अमेरिका का विरोध ईरान के खिलाफ इसीलिए रहा है कि वो पश्चिम एशिया में दूसरा न्यूक्लियर पावर न बन जाए। जो भी है, लेकिन तरक्की होती रही है और सबका मानना है कि ईरान न्यूक्लियर पावर बनने के हमेशा काफ़ी करीब है और जब चाहे बहुत छोटे समय बन सकता है, कम समय बन सकता है। तो इसलिए उसकी बहुत सामरिक महत्ता ईरान की काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे अमेरिका की जो राजनीति आज की है, जो उनके राजनयिक ईरान को कंटेन करने में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं बनिस्बत कि नॉर्थ कोरिया के। तो जो अमेरिकन जो डिप्लोमेटिक टेबल है, वहाँ पे ये बात सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा आता है वो ईरान का आता है। खैर, तो अब मुश्किल ये है कि ये एक व्यवस्था जो 40 साल से जहाँ की अर्थव्यवस्था काफ़ी जिनकी गला दाब दिया गया हो, इस तरह से चल रही हो, उसकी तरक्की कैसे होगी? उनके पास इतने सैंक्शंस हो चुके हैं कि उनकी करेंसी जो है बहुत कमज़ोर हो चुकी है। अब उनको एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है, वो कैसे करेंगे? तो रईसी साहब के पास जो है उनका जो नेशनल एजेंडा है, इकोनॉमिक एजेंडा है, वो बहुत बड़ा है। वो शायद जो देश की जो कट्टरपंथी नीतियाँ हैं, उनको छोड़ दीजिए, उनकी सबसे बड़ी मजबूरी होगी कि ईरान की तरक्की कैसे हो? इसको जो है किस तरह से फिर वापस इसके खिलाफ जो सैंक्शंस है कैसे हटाए जाएँ? मेरा मानना है कि जब तक अयातुल्ला हैं, तब तक कुछ चीज़ें मुश्किल हैं, लेकिन बाइडेन के आने से चूँकि उनका रुख इस तरह का था कि ईरान अपने आप में एक ज़िम्मेदार विश्व विश्व जो समुदाय है, उसका हिस्सा बनना चाहता है, उसको मौका मिलना चाहिए। वही ओबामा-बाइडेन ईरान का पैक्ट था। उनकी कोशिश होगी कि किसी न किसी तरह से उसको फिर से उसमें जान फूँकी जाए, तो देखिए क्या होता है। और जहाँ तक भारत का प्रश्न है, ट्रंप के ज़माने में ये सवाल उठा था कि वो ईरान से रिश्ता रखे कि नहीं रखे, और पीछे से तेल वगैरह उनसे ले कि नहीं ले, कैसे बिना डॉलर के इस्तेमाल के अपनी आपसी करेंसी कैसे इस्तेमाल करे, ये सब कुछ सवाल आते रहे हमेशा। और ट्रंप ने शायद उस पे कुछ कड़ा रुख अपनाया था। मेरा मानना है कि बाइडेन के ज़माने में वो रुख उतना कड़ा नहीं होगा और जो ये रिश्ता जो है कोई भी आए, चाहे वो रईसी हो, चाहे रूहानी हो, वो ठीक ही रहेगा दोनों देश में। लेकिन इज़राइल के साथ जो बात हो रही है, वो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। इज़राइल कोई, जैसे पहले मैंने आपसे कहा था, कोई गलती नहीं कर सकता अमेरिका के मामले में। अमेरिका उसको हमेशा मानता है कि वो उसका जैसे कि एडॉप्टेड चाइल्ड है, वो कोई गलती नहीं कर सकता। यूरोप उसको अलग तरह से देखता है, यूरोप उसको डाँटता भी है, समझाता भी है, लेकिन जब तक अमेरिका उसके साथ है, इज़राइल की जो चाल नहीं बदल सकती। तो अब वो कैसे बात करेगा इनके साथ? एक कट्टरपंथी आ गया है, ये
थोड़ा समझने की बात होगी, देखने की बात होगी, लेकिन इसमें रिश्ते सुधरेंगे नहीं, ये तो साफ दिखता है। तो जो भारत जो कुछ काम ईरान के साथ कर रहा है, उसमें आजकल टीका डिप्लोमेसी का हिस्सा है। हम लोगों ने उनको बधाई भी दी है, और जैसे अमेरिका ने अभी तक बधाई नहीं दी है, लेकिन इमरान खान ने बधाई दी है, भारत सरकार ने बधाई दी है। और तो हमारे रिश्ते उनके साथ हमेशा अच्छे रहे हैं 40 साल से, और वो अच्छे रहेंगे भी आगे। सवाल ये है कि अगर सैंक्शन उठ जाता है, किसी भी तरह से थोड़े वो रिलैक्स होता है, तो वो रिश्ते और अच्छे हो सकते हैं, हमारा व्यापार बढ़ सकता है। और आज की तारीख में हर देश को ज़रूरत है कि वो आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए करीब आएँ और कोऑपरेशन करें। तो हमें लगता है कि जो कोरोना के बाद लड़ाई का माहौल थोड़ा कम होगा, कोऑपरेशन का माहौल थोड़ा बढ़ेगा। और चूँकि बाइडेन साहब राष्ट्रपति हैं, उनका ईरान के बारे में रवैया उतना कठोर नहीं है जितना कि ट्रंप का था। तो कुछ न कुछ इसमें एक तरह से अच्छी प्रगति होनी चाहिए, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत धीमी होनी चाहिए, होगी। और सब मिला के जो मैंने आपसे शीर्षक में कहा, ये जो एक तरह से देखिए, ये रूहानी से रईसी का रास्ता अपनाया है ईरान ने। रूहानी मतलब ये हुआ कि वो कोशिश करे तो थोड़ा शांति के लिए काम करने की, और अब थोड़ा तरक्की की बात होगी, तो आर्थिक तरक्की की बात होनी चाहिए, उस पे थोड़ा ज़्यादा जोर दिया जाएगा। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।